हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा, उसका रीज़न क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ टेस्टिंग भी चल रही थी और थोड़ा मैं काम की वजह से भी बिजी था, इसलिए मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन हेलो दोस्तों, आज मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडिकेटर के बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट की है वो इंडिकेटर से रिलेटेड मुझे बहुत बार की है। मैंने काफ़ी बार बताया भी है, फिर भी लोगों के सवाल थे कि इसकी पूरी सेटिंग, इसको यूज़ करने का तरीका और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है, इस पर आप एक फुल वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो में थोड़ा टाइम लगा, उसका रीज़न मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, अभी मेरा काम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है और कुछ चीज़ों पर मेरी टेस्टिंग भी चल रही है, उसकी वजह से मैं आज भी एक्टिव नहीं था और कल भी एक्टिव नहीं था। कल भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, तो मंडे से कोशिश रहेगी कि फुल एक्टिव रहा जाए मार्केट में। आज की वीडियो सिर्फ इंडिकेटर से रिलेटेड है। पहले पी डी एल वाला इंडिकेटर मैंने आपको लिंक में दे रखा था इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में, वहाँ पर आपको पिवट पॉइंट नहीं मिलता था। अब जिस इंडिकेटर का मैं लिंक डालने वाला हूँ मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में, उसमें आपको पिवट पॉइंट के लेवल भी साथ में ही मिलेंगे, आपको अलग से पिवट पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस इंडिकेटर को मैंने थोड़ा अपडेट करा दिया है, आपको एक ही इंडिकेटर के अंदर PDL, PDH और पिवट पॉइंट, ये सारे लेवल आपको मिल जाएंगे। सेटिंग की अगर मैं बात करूँ, आपको सेम सेटिंग रखनी है। टाइप के अंदर ट्रेडिशनल रखना है। पिवट पॉइंट का टाइम फ्रेम आपको ऑटो रखना है। नंबर ऑफ पिवट्स के अंदर आपको एक रखना है, यहाँ पर 15 आएगा जब आप पहली बार इसको लॉगिन करेंगे, इसको यहाँ पर एक कर लेना है। यूज़ डेली बेस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। शो लेवल आपको अनसेलेक्ट कर देना है। शो प्राइस भी आपको अनसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इसकी लाइन की जो विड्थ है वो आपको 3 कर लेनी है। 3 अगर ना भी करें तो 2 भी अच्छी होती है, क्योंकि ये हमें पिवट पॉइंट के लेवल थोड़े अच्छे दिखने चाहिए, तो आप 2 भी रख सकते हैं। और मैं 3 रखता हूँ ताकि मुझे थोड़ा जल्दी दिख जाए, लेकिन 2 3 आपको जो बेस्ट लगे वो रख सकते हैं। वैसे मैं 3 रखता हूँ तो आप भी 3 रखें। इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पहले मैं S1, S3 और S5 रखता था, लेकिन कुछ स्टॉक में पिवट पॉइंट के लेवल दूर होते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता था कि उसमें टारगेट नहीं आने वाला है। अभी मैं इसके सारे लेवल यूज़ करने वाला हूँ, तो आप भी इसके सारे लेवल लगा करके रखें। कलर मैं इसके ब्लैक रखता हूँ। आप चाहे तो इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये कलर का ऑप्शन आपके ऊपर है। जिस तरह के आप कलर इसमें रखना चाहें उस तरह के कलर आप रख सकते हैं। अब इनसाइड बार कैंडल की अगर मैं बात करूं, इसको मैं हाइड करके रखूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 100 PDH यानी कि पिछले दिन का हाई, 100 PDL यानी कि पिछले दिन का लो, पिछले वीक का हाई, पिछले वीक का लो। 100 डेली ओपन लेवल, जिस जगह पर डेली ओपन हो रहा है इसे आप चाहो तो लगा भी सकते हो और चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि ये तो हमें पता ही चल जाता है कि डेली किस जगह पर ओपन क्लोज हुआ है। मैं इसको हटा के रखता हूँ, आप चाहे लगा के भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें काम कर जाएंगी। 100 वीकली ओपन लेवल और 100 मंथली ओपन लेवल, यानी कि वीकली लेवल किस जगह पर ओपन हुआ था स्टॉक और मंथली लेवल किस जगह पर ओपन हुआ था। इनकी भी मुझे खास खास ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन मैं नहीं लगा के रखता हूँ। अभी आप लगा के रख सकते हैं, इसका भी फ़ायदा होता है। किस तरह, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। हाईलाइट इनसाइड बार, इसको आप हटा दें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनसाइड बार होती क्या है ये भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन हम स्टॉक के अंदर फॉलो करते हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइन एक्सटेंड डायरेक्शन, यहाँ पर आपको राइट सिलेक्ट हुआ होगा, इसको आप लेफ़्ट कर लें। राइट से क्या होगा कि ये जो लेवल है इनकी जो लाइन है आपको राइट साइड में दिखाई देंगी, जैसे अभी आपको दिख रही होंगी। लेकिन अगर आप इसको लेफ़्ट कर देंगे तो ये फिर आपके पूरे चार्ट पर आ जाएंगी बैक साइड में। तो लाइन एक्सटेंड डायरेक्शन हमको लेफ़्ट करनी है। अब सबसे ज़रूरी बात EMA। EMA मैं जो यूज़ करता हूँ वो 9 यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो 15 भी यूज़ करते हैं। 9 15 स्टॉक के लिए दोनों अच्छे होते हैं, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? 9 से हमें एंट्री जल्दी मिल जाती है, 15 से एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन 15 हमारा SL होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 9 और 15 दोनों रखा के रखें, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, आप नए हैं, आपने ये चीज़ें अभी नोटिस नहीं की हैं। मैं स्टॉप लॉस मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ, लेकिन 15 EM भी हमारा स्टॉप लॉस के लिए अच्छा होता है। बस 15 EM में एंट्री के लिए हमें थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए मैं 9 यूज़ करता हूँ, जिसमें हमें एंट्री भी जल्दी मिल जाती है और
एग्जिट के लिए 15 सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब रीटेस्ट होगा तो 15 तक ही होगा, और 15 को अगर क्रॉस कर देता है स्टॉक तो उसके बाद फिर मूवमेंट कंटिन्यू होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए मैं 9 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप दोनों लगा के रखें, 9 भी लगा के रखें, 15 भी लगा के रखें। तीसरा EMA आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं 200। ये एक स्टॉक के बड़ी डायरेक्शन के लिए कि स्टॉक आप ट्रेंड में कब से है या डाउन ट्रेंड में कब से है। यहाँ पर आप 50 भी रख सकते हैं, 50 भी अच्छा काम करता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं डेली स्टॉक देखता हूँ। तो डेली स्टॉक में जब मैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र देखता हूँ तो उनमें मूवमेंट आएगा ही आएगा। मुझे ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने दिन से किस ट्रेंड में है, उसका मुझे ऑटोमेटिकली लेवल ब्रेक होने पर पता चल जाता है। तो जो 3 EMA है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं 2 EMA यूज़ करने वाला हूँ, 9 और 15। बाकी सेटिंग आपको सब सेम रखनी है। अब मैं आ जाता हूँ इसके स्टाइल में। स्टाइल में आपको बार कलर को हटा देना है। EMA 1 EMA 2 इसको आपको सिलेक्ट करना है। कलर इसके आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखने हो। तीसरा EMA अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से जब आप सिलेक्ट करेंगे थर्ड EMA तो ये ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा, लेकिन मैं तीसरा भी नहीं रखने वाला हूँ। बाकी की सारी सेटिंग आपको सेम रखनी है और कर देना है ओके। अब इस इंडिकेटर को लगाने का रीज़न, इसका यूज़, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे सामने स्टॉक है टाटा एलेक्सी। अभी अगर ये इंडिकेटर मैं बंद कर देता हूँ तो ये टाटा एलेक्सी में कहाँ तक मोमेंट आ सकता है, कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे के लेवल मार्क करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है इससे पीछे एक सपोर्ट बनाकर आया है इस जगह पर। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये एक चांस होते हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे अगर मैं इस लेवल की बात करूँ अप साइड का, यहाँ से एक बार स्टॉक ने रिवर्सल दिया, दोबारा स्टॉक ने यहीं से रिवर्सल दिया, तीसरी बार स्टॉक ने इसी जगह से रिवर्सल दिया। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर एक अच्छी ओपनिंग कर देता है, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर एक दो कैंडल बना देता, तो यहाँ से इसमें अप साइड का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की, डाउन साइड में भी अगर आप देखें, ये एक लेवल अगर मैं इसकी बिग हटा करके बॉडी मार्क कर दूँ तो यहाँ से अप साइड के लिए गया, दोबारा यहीं से अप साइड के लिए गया, तीसरी बार यहीं से अप साइड के लिए गया, चौथी बार लगभग इसके आसपास ओपन हुआ, फिर दोबारा अप साइड के लिए गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्राइडे 6 फरवरी की, तो इसने इसको ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। तो अगर मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, ये लेवल मुझे मार्क करने पड़ेंगे, पीछे देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक में इसी तरह से लेवल काम करते हैं। जब ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूवमेंट आ जाता है, और इन लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये लेवल रिवर्सल की तरह काम करते हैं स्टॉक के अंदर। अब मैं इन दोनों लाइन का हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं अपना इंडिकेटर ओपन कर लेता हूँ। इंडिकेटर ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दूंगा 5 मिनट में। तो आपको यहाँ पर सिंपल देखने के लिए मिलेगा कल के दिन का लो, सुबह में जो स्टॉक ओपन हुआ है वो कल के दिन के लो के नीचे ही ओपन हुआ। यानी कि कल जो स्टॉक ने लो लगाया था वो लो अब हमारा सपोर्ट का काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक मंथली लेवल आ रहा है कि मंथली लेवल पर स्टॉक इस जगह से सपोर्ट बनाया होगा कभी, अब इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक यहाँ से भी रिवर्स नहीं होगा। अब आ जाते हैं वीकली लेवल पर, जो पिछले वीक का लो लगा हुआ था। आप अगर देखो इस स्टॉक ने आकर यहीं पर सपोर्ट लिया, कितनी कैंडल बनाई, 5-6 कैंडल एक ही रेंज में बनाई। उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट दे दिया तो स्टॉक ने अपना मूवमेंट कंटिन्यू कर दिया। ये काम है इन लेवल का। अब मैं बात करूँ पिविट पॉइंट की। पिविट पॉइंट जो हमारे होते हैं वो आज के दिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाले हैं वो किस किस जगह पर होते हैं, उसके लिए मैं पिविट पॉइंट यूज़ करता हूँ। आप देखो पहला सपोर्ट यहाँ पर था जिसका ब्रेकआउट सुबह में दिया, दूसरे सपोर्ट को ब्रेकआउट देके एक छोटा सा पुल बैक देके इसको रेजिस्टेंस बनाया। अगर ये इसको सपोर्ट बना लेता, इसके ऊपर काफ़ी सारी कैंडलें बन जाती, तो सपोर्ट जब बन जाएगा तो सपोर्ट से रिवर्सल होता है तो ये स्टॉक रिवर्स हो सकता था, लेकिन इसको इसने रेजिस्टेंस बनाया। आप देखिए जितनी भी कैंडल हैं इस पिविट पॉइंट के नीचे बनी। साथ में इसने EMA को भी सपोर्ट लिया, 9 EMA को। उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट डाउन साइड के लिए इसने स्टार्ट किया। अब हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, जब एक सपोर्ट से निकला है तो जो हमारा अगला सपोर्ट है वहाँ तक का तो मूवमेंट इसको देना चाहिए। इसने कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया और अगले पिविट पॉइंट के लेवल तक का टारगेट दिया। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करने का रीज़न और पिविट पॉइंट को यूज़ करने का रीज़न स्टॉक के अंदर मेरा यही होता है कि ये लेवल जो पिछले वीक के, पिछले मंथ के, पिछले दिन के हाई और लो हैं, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो पिछला सपोर्ट जो बना हुआ था वो ब्रेक हो चुका है। उसके लिए हमें चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम फ्रेम चेंज करने करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली लेवल से पता चल जाएगा।
अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है वो हमें पिवट पॉइंट से पता चल जाएगा। ये हमने सिंपल पिवट पॉइंट लगाया और इसमें टारगेट एक पिवट पॉइंट के लेवल से दूसरे पिवट पॉइंट के लेवल तक मिल गया। साथ में हमने लगा रखा है ईएमए को इसने रेजिस्टेंस बना के रखा। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने के बाद अगली कैंडल भी अपसाइड के लिए स्टार्ट करती तो हमारे पास पिछले वीक का लेवल था, यहाँ से भी दोबारा रिजेक्शन आ सकता था। ये चीज़ें हमें कंफर्मेशन देती हैं कंटिन्यू ट्रेड में बने रहने के लिए। अगर यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी हो जाती ग्रीन कैंडल के साथ और ईएमए के ऊपर कैंडल कंटिन्यू बनना शुरू हो जाती तो हम इससे एग्जिट ले सकते थे, लेकिन इसने सिर्फ ईएमए को रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ईएमए का हमारा सिर्फ ये फ़ायदा होता है, जिनको ईएमए के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं। और मैं ईएमए किस लिए यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर हमें 9 ईएमए से एंट्री मिल रही है, 15 ईएमए से हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन पिवट पॉइंट के लेवल को अगर ये रेजिस्टेंस बना रहा है तो हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। पिछले वीक का लेवल ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये 3 एंट्री के तरीके इस स्टॉक में मिल रहे हैं। किसी किसी स्टॉक में आपको लेवल नहीं मिलेंगे तो ईएमए मिल जाएगा, किसी स्टॉक में आपको ईएमए नहीं मिलेगा तो लेवल मिल जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें मैं कंबाइन करके फिर स्टॉक में एंट्री करता हूँ, तो एक अच्छी एंट्री और अच्छा टारगेट मुझे स्टॉक में मिल जाता है। ये था आज का टाटा एलेक्सी एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपको दिखाया कि इस स्टॉक में लेवल ने किस तरह से काम किया। अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक और है हमारे पास, टाटा टेक। इसमें लेवल किस जगह पर था और लेवल ने किस तरह से काम किया ये भी हम देख लेते हैं। पिछले वीक की ओपनिंग और पिछले दिन का लो पहली कैंडल में क्लोज हो चुका है। पिछले वीक का लो यहाँ पर आकर इसने एक छोटा सा पुल बैक दिया है, 4-5 कैंडल एक ही रेंज की हैं। अब हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये पिछले वीक का लो अगर ब्रेक होता है तो मूवमेंट कंटिन्यू डाउन साइड जा सकता है। ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद हमारे पास पिवट पॉइंट का लेवल भी आ गया। पिवट पॉइंट के लेवल को भी इसने ब्रेक किया और इसको रेजिस्टेंस बनाया। एक ही रेंज में काफ़ी सारी कैंडल बनी, यानी कि सारी कैंडल के हाई इस पिवट पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहे थे, नीचे थे, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर इसने कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया, रिवर्सल दिया। अब इसने यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर दे दिया। हमारे पास सिंपल सी चीज़ बची है, पिवट पॉइंट का लेवल अगर ये भी ब्रेक हो जाता है जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ है तो हम इसमें एग्जिट कर सकते थे। ईएमए के साथ हमें एक और कंफर्मेशन मिलता है पिवट पॉइंट के लेवल का। तो बहुत से लोग ईएमए के क्रॉस ओवर पर अगर एग्जिट कर भी देते हैं डर की वजह से, जैसे मैं भी अगर खाली ईएमए यूज़ कर रहा होता तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और 3 कैंडल एक ही रेंज में बनी है। तो यहाँ मैं सोचता कि क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, ये हो सकता है रिवर्स हो जाए, लेकिन जब मुझे यहाँ पर पिवट पॉइंट का लेवल दिख रहा है तो मैं एक कैंडल का और रिस्क लूँगा। अगर मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है पिछले वीक के लेवल लो करने के बाद तो मेरा एसएल तो यहाँ पर लगा हुआ है पिछले स्विंग के हाई पर। अगर यहाँ पे एक कैंडल आ भी जाती है तो ये लगभग लगभग मुझे ऑन कॉस्ट ही निकालेगा, तो इतना रिस्क अगर मैं इसमें लेके चलूँगा तो फिर ये अच्छा जो टारगेट इसने बाद में दिया ये मुझे मिल सकता था। और सिंपल सी चीज़, पहले पिवट पॉइंट के लेवल से निकला है तो दूसरे तक जाएगा, दूसरे से निकला है तो तीसरे तक जाएगा, ये तीसरे तक गया भी, तीसरे से निकला तो चौथे तक जाना चाहिए। लेकिन मार्केट का टाइम अगर हम देखें तो 2-2:30 बजे के बाद फिर स्टॉक में मूवमेंट वैसे भी स्लो हो जाता है। अब टाटा टच में ये लेवल काम किए कि नहीं किए आप खुद देख सकते हैं। पिछले वीक के लो ब्रेक हुआ, अच्छा मूवमेंट आया। पिछले दिन का लो सुबह में ही ब्रेक हो चुका था और वीक की ओपनिंग ये भी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी थी। इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें इस स्टॉक में भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी। अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, यह है कोटक बैंक। इसने मूवमेंट दिया है अपसाइड के लिए। अब इसमें कौन कौन से लेवल थे और कहाँ कहाँ पर थे ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है पिछले टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आपको दिख जाएगा मंथली ओपन, वीकली ओपन, जो कि जहाँ से इसने आज ओपनिंग स्टार्ट की है। डेली ओपन जो यहाँ पर था पिछले दिन का और आज का लगा करके, उसको इसने ब्रेक किया, उसको इसने दोबारा सपोर्ट बनाया। पिछले दिन का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, पिछले वीक का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसके बाद इसने कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करते अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते। आप देखो पिछले दिन का हाई से इसने एक बार रिजेक्शन दिया, फिर इसको कंटिन्यू ब्रेक कर दिया, पिछले वीक का हाई को भी कंटिन्यू ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ आपके सामने, अब मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि ये लेवल पिछले दिन के जो लेवल हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और वो किस तरह से काम करेंगे। वो रेजिस्टेंस तो नहीं बनेंगे इस स्टॉक में। इसके लिए मुझे चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद फिर मुझे लेवल मार्क करने पड़ेंगे, किस किस जगह पर लेवल निकल के आ रहे हैं। एक लेवल तो यहाँ पर निकल के आ रहा है जहाँ तक का इसने टारगेट किया है। इससे पहले अगर मैं पिछले दिन का हाई की बात करूँ तो 5 तारीख में जो हाई बना है वो ये कैंडल का हाई हम मार्क करेंगे, तो ये पिछले दिन का हाई हो गया। ये ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ। टारगेट इसने कहाँ तक दिया,
3 तारीख का जो हाई बना हुआ था लगभग ये वहीं तक गया है। अब हमें इंडिकेटर की हेल्प से ये टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारे लेवल हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क होते हुए दिख जाएंगे कि कौन से लेवल किस जगह पर हैं, कल का हाई किस जगह पर है, उससे पहले वीक का हाई जो बना हुआ है वो किस जगह पर है। और ये सारे लेवल आपको इंडिकेटर की हेल्प से दिख जाएंगे। नेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया है, चार्ट चेंज नहीं हो रहा है। हम स्टॉक चेंज कर देते हैं। पेज ही रिफ्रेश कर देते हैं। ये अचानक इसको पता नहीं क्या हो गया, चलते चलते ये रुक गया है। थोड़ी नेट की दिक्कत थी। तो कोटक बैंक के लेवल आपने देख लिए, लेवल किस तरह से काम करते हैं। ये लेवल ब्रेक हुए, उसके बाद एक अच्छा मोमेंट आना स्टार्ट हो गया। और पिविट पॉइंट, पहले पिविट पॉइंट को इसने रेजिस्टेंस बनाया, पुल बैक दिया, दिन की ओपनिंग से सपोर्ट बना करके कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। एक पिविट पॉइंट के लेवल से निकला, दूसरे तक गया, दूसरे को भी ना सपोर्ट बनाया ना रेजिस्टेंस बनाया, तीसरे तक गया और तीसरे पे जा करके इसने रिवर्सल दिया और डाउन आ गया। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर 4-5 कैंडल और बना देता, अगर इसको सपोर्ट ले लेता तो उम्मीद थी कि अगले पिवट पॉइंट के लेवल तक का टारगेट भी हमें इसने देखने के लिए मिल जाता। तो ये यूज़ था इंडिकेटर का, इंडिकेटर के लेवल का जो मैं यूज़ करता हूँ। एक स्टॉक हो रहा है आपके सामने अंबर। अंबर की अगर हम बात करें, सुबह में ओपनिंग हुई, डे की ओपनिंग, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। पिछले दिन के हाई से अगर आप देखो, पिछले दिन का हाई से इस स्टॉक ने रिवर्सल दिया, दोबारा जो डे की ओपनिंग थी उसको सपोर्ट बनाया, फिर कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया, पिछले दिन का हाई यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कैंडल के उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आई, पिवट पॉइंट का लेवल ब्रेक हुआ, फिर कंटिन्यू अगले पिवट पॉइंट के लेवल तक गया। ये लेवल भी रेजिस्टेंस बनाया इसने और ईएमए को सपोर्ट लेकर कंटिन्यू फिर अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट किया और ये इस पिवट पॉइंट के लेवल तक भी जा सकता था अगर इसमें टाइमिंग 2 बजे के 2:30 बजे के बाद की नहीं होती, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद स्टॉक का मूवमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन सुबह में आप देखें किन किन लेवलों से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, किन किन लेवलों को रेजिस्टेंस बनाया, फिर अगेन ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये लेवल जो है मैं कहता हूँ हमेशा ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। पहली बार 10-25 पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन दूसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया। अगर ये दूसरी बार में ब्रेक नहीं भी करता है, एक छोटा पुल बैक दे भी देता है, तो तीसरी बार में तो ब्रेक कर ही सकता था, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट 2 या 3 बार में ब्रेक हो जाते हैं। रिवर्सल जो आते हैं वो 1-2 बार आ जाते हैं, उसके बाद ब्रेक होने के चांस रहते हैं। तो ये लेवल इस तरह से काम कर सकते हैं, करते हैं, और इस तरह मैं इन स्टॉक में इन इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में भी अगर हम लेवल देखें, पिछले दिन का लो और डे की ओपनिंग एक ही जगह पर है, लगभग एक ही रेंज में। ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पिछले दिन का हाई बचा, पिछले दिन के हाई बचा के इसने थोड़ा टाइम लिया, 3-4 कैंडल बनाई। अब हम यहाँ पे अपनी एंट्री के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ईएमए के ऊपर है स्टॉक, यहाँ से हमारी एकदम सेफ एंट्री भी बन रही है। एंट्री हम यहाँ भी ले सकते थे ईएमए पे, लेकिन जो सेफ एंट्री है वो पिछले दिन का हाई ब्रेक होने के बाद भी बन रही है। उसके बाद इसने कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया, कहाँ तक, पिछले वीक के हाई तक। अब अगर हम कल इस स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए ट्राई करेंगे भी, अगर ये स्टॉक अपसाइड के लिए आ भी जाता है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, पिछले वीक का हाई तो ब्रेक हो ही चुका है। अब ये जो आज का हाई है, ये हाई अगर स्टॉक ओपन करने के बाद ब्रेक करेगा तो इसमें और भी ऊपर के लिए मूवमेंट आ सकता है। तो ये लेवल किस तरह से यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आप भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक इंडिकेटर के बारे में जो काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपको यूज़ करना है ORB विथ ATR ट्रेलिंग SL, ब्लू चिप अल्गोस का ये इंडिकेटर है। इसको आप अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अगर ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा ये, तो आप जब ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो इनका मैं नाम बता देता हूँ एक बार। ये देखो, आपको ये वाला इंडिकेटर लगाना है, ORB विथ ATR ट्रेलिंग SL ब्लू चिप एल्गोस। काफ़ी लोग सर्च कर रहे थे, बोले तो इंडिकेटर मिल नहीं रहा है। आप इसमें अच्छे सा नाम देख लीजिए, आपको ये सेम नाम सर्च करना है तो ये इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें हमें टाइमिंग क्या रखनी है, टाइमिंग रेंज ब्रेकआउट की जो हमें इसमें लेके चलेंगे, हम 9:15 से नहीं, हम 9:45, क्योंकि हम 10 बजे के बाद स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, तो 9:45 से 10 बजे का टाइम हम इसमें लगा के रखेंगे। और लाइनिंग जो है इसकी हम थोड़ी सही कर लेते हैं, ये डॉट डॉट हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसको हम लाइन विथ ब्रेक कर देंगे, इसको भी हम लाइन विथ ब्रेक कर देंगे।
ये दो सेटिंग आपको इसमें चेंज करनी है। इस इंडिकेटर से क्या होगा, कोई भी स्टॉक सुबह में 9:45 और 10 के बीच में जितनी भी कैंडल हैं, जब उन कैंडल का ब्रेकआउट देगा, 10 बजे के बाद हम वैसे भी एंट्री करते हैं, तो जब उन उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं इस इंडिकेटर के हिसाब से। इसमें आपको बाय का सिग्नल भी मिलेगा और ईएमआई का हमारा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, लेकिन आपको इसमें साथ में एटीआर लेंथ भी बनती हुई दिखेगी। अगर इसको यहाँ पर कैंडल कोई क्लोज कर देती है तो आपको एक कैंडल का और कंफर्मेशन रखना है, तब उसमें एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो ये लाइन आपके आपके साथ एसएल का काम भी करेगी। इसके बाद आपको सिंपली इसमें 10 बजे के बाद एंट्री मिल रही है। 10 बजे से पहले जितनी भी रेंज थी, जब वो ब्रेकआउट होगी तो आपको सिग्नल मिलेगा, एटीआर की लाइन आपकी चालू हो जाएगी और जब तक इसको सपोर्ट बना के चलती रहे तब तक आप इस स्टॉक में एंट्री बना के रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो स्टॉक और ले लेता हूँ कि किन किन स्टॉकों में ये लेवल किस किस जगह पर कैसे काम करते हैं। टाटा एलेक्सी, सुबह में जितना भी मूवमेंट था 10 बजे तक इसने एक लो लगाया। 10 बजे के लो को जब इसने ब्रेक किया 10:25 पर, तब हमारे पास इस इंडिकेटर में सिग्नल आया, इसने डाउन साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। एटीआर लेंथ को एक बार ब्रेक किया, उसके बाद एक ही रेंज में कैंडल बनती गई। अभी हम इसमें एग्जिट नहीं करेंगे। इस ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर कोई एक और कैंडल बन जाती तो हम इसमें एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अभी हम इसमें एग्जिट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो एग्जिट का जो तरीका है एटीआर की लेंथ के हिसाब से, ये कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब इस कैंडल को एक और कैंडल अगर ब्रेकआउट दे देती है इसके हाई को, तब हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं, नहीं तो हमारी एग्जिट जो होती है वो ईएमए के हिसाब से और पिवट पॉइंट के लेवल के हिसाब से होती है। ये इंडिकेटर सिर्फ आपको हेल्प करता है कि कोई स्टॉक पे अगर आप फोकस कर रहे हैं सुबह में, तो 10 बजे से पहले हम एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि 10 बजे से पहले एंट्री बनाना रिस्की होता है। तो 10 बजे के बाद जब रेंज ब्रेकआउट होती है तो इस इंडिकेटर से एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है, और हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कितने बजे की रेंज है, कितने बजे का रिवर्सल है। ऑटोमेटिक ये लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, इन लाइनों से हमें पता चल जाता है। जहाँ पर ये लाइन बन नहीं है वो 9:45 से 10 बजे की रेंज की है। टाटा टेच, यहाँ पर जो रेंज ब्रेकआउट हुई है 10 बजे की, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। इसने एटीआर लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ये स्टॉक अपसाइड भी जा सकता था, ये स्टॉक रिस्की था, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। एग्जिट हमारी अगर हम अपने ईएमए के हिसाब से और पिवट पॉइंट के लेवल के हिसाब से रखेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये स्टॉक सिर्फ आपको रेंज ब्रेकआउट के लिए यूज़ करना है। मैं सिर्फ रेंज ब्रेकआउट के लिए यूज़ करता हूँ इसको, क्योंकि इसमें 10 बजे की रेंज 9:45 से 10 के बीच की जो रेंज है, अगर वो ब्रेकआउट होते हुए मुझे दिखती है तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है। कोटक बैंक में जो 10 बजे तक की रेंज थी वो 10:15 की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू मूवमेंट ऊपर के लिए गया। एटीआर भी साथ में चलते रही, अगर इसकी क्रॉसिंग हो जाती तो हम इसमें रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते। अगला स्टॉक है अंबर। अंबर में भी अगर आप देखें सुबह की जो रेंज थी वो ब्रेकआउट हुई 10:05 की कैंडल पर। उसके बाद इसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं इसके ब्रेकआउट पर, तो हमारा एसएल कहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे। यहाँ पर इसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से हमें एग्जिट कर लेना है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं भी करते हैं तो हमारा एसएल अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो इसी कैंडल के नीचे है। दोबारा ये सेम लेवल पे आया और इसने फिर दोबारा से ब्रेकआउट देकर अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये इंडिकेटर सिर्फ एक रेंज के लिए अच्छा काम करता है। एंट्री एग्जिट हमारी पिवट पॉइंट के लेवल और ईएमए, ये दो चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो ये इंडिकेटर अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। वैसे मैं इसको सिर्फ रेंज ब्रेकआउट के लिए यूज़ करता हूँ। मुझे स्टॉक में थोड़ा जल्दी आइडिया हो जाता है कि किस स्टॉक में रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और किस स्टॉक में कितने बजे तक रेंज जो बनी थी वो ब्रेकआउट हुई है कि नहीं। अगर मैं आईटीसी की बात करूँ तो इसकी जो सुबह की रेंज थी वो ब्रेकआउट की है 10:15 की कैंडल ने, क्योंकि मैं 9:45 से 10 बजे की रेंज ले रहा हूँ। तो 10:15 पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बाय का सिग्नल भी आया, यानी कि यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। और इसके बाद भी इसने कंटिन्यू मूवमेंट दिया, यहाँ टॉप पे जाकर हम इसमें एग्जिट कर सकते थे। तो जिन स्टॉक में अगर मूवमेंट अच्छा है तो इसके हिसाब से एग्जिट हमें अच्छी मिल जाती है। जिन स्टॉक के अंदर मूवमेंट अच्छा नहीं है, अगर कोई स्टॉक रिस्की है, तो उसका भी हमें इससे पता चल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि ये स्टॉक में रिस्क है। कंटिन्यू उसने बाद में मूवमेंट दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मूवमेंट नहीं देता तो ये रिस्की चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है।
तो रेंज ब्रेकआउट के बाद भी हमें कब तक रुकना है? जब तक ATR की लेंथ चलती रहेगी तब तक हम इसमें होल्ड करके रखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट दे रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टॉक में एंट्री हमने बनाई है वो स्टॉक हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो ये थी इंडिकेटर से रिलेटेड आज की वीडियो, और इस इंडिकेटर का लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में मिल जाएगा। ये आपको इंडिकेटर लगाना कैसे है, आपको मेरी प्रोफाइल पर जाना है। इंडिकेटर, जब आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल में, एक मिनट, जब आप मेरे इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल में तो आपको सिंपली क्या करना है, इस इंडिकेटर को लगाने का तरीका, आपको ये ऐड फेवरेट लिखा हुआ दिखाई देगा, स्टार बना हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉक आपके फेवरेट में आ जाएगा। फेवरेट में आने के बाद फिर जब स्टॉक, आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। बहुत से लोगों को इंडिकेटर मिलता नहीं है, ऐड नहीं होता है, तो ये इंडिकेटर आपको सिर्फ ओपन करना है। ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करके आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू के फेवरेट ऑप्शन में आपको सेव कर लेना है। ये आपसे जीमेल मांगेगा, आपको जीमेल डाल देना है, सेम जीमेल जो आप अपनी ट्रेडिंग व्यू की आईडी में यूज़ करते हैं, आपको वो सेम जीमेल डालना है। अगर आप दूसरा जीमेल डालेंगे तो ये उस जीमेल पे सेव होगा जिस जीमेल पर आप इसको फेवरेट में सेव कर रहे हैं। तो ये आपसे जीमेल मांगेगा, जीमेल पे आप अपना जीमेल डाल दीजिए, जो जीमेल आप अपनी ट्रेडिंग व्यू की आईडी पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपकी आईडी पर फेवरेट में आ जाएगा। जब ट्रेडिंग व्यू में आप फेवरेट में जाएंगे तो वहाँ पर ये इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और यूट्यूब पे बाकी वीडियो अभी नहीं आएंगी क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, सेबी गाइडलाइन की वजह से मुझे वीडियो हटानी पड़ी थी, और एक दो दिन से मैं थोड़ा बिजी भी था तो इसलिए मैं अपडेट भी नहीं दे पा रहा था स्टॉक से रिलेटेड और मार्केट के सेंटीमेंट से रिलेटेड। लेकिन उम्मीद है मंडे से हम फिर से मार्केट में आएंगे और मेरी स्टोरी पर मैं अपडेट दूंगा कि मार्केट के सेंटीमेंट किस तरफ हो सकते हैं, हमें टॉप गेनर से स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, टॉप लूजर से सेलेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम फिर से अपडेट करेंगे। और मेरी इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे मेरे PNL से रिलेटेड, और उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं अपना PNL भी दिखाऊं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पे आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मतलब वो PNL नाराज़ होकर नहीं मांग रहे थे, वो PNL खुशी से मांग रहे थे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मंडे के दिन से मैं आपको मेरी हर स्टॉक का एंट्री एग्ज़िट और मैंने उसमें कितना प्रॉफिट किया ये भी दिखाने की कोशिश करूँ, और मैं एक या दो स्टॉक से आपके लिए हर दिन ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट हम बना सकते थे। वो एक अलग मेरा ब्रोकर रहेगा जिसमें मैं एक या दो स्टॉक से एंट्री बनाऊंगा, और डे एंड में मेरी रील्स में मैं कोशिश करूंगा प्रॉफिट लॉस दोनों दिखाने की। तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस मेरे प्रॉफिट से ही आए। और जिस भाई ने भी कमेंट की थी मैं उनकी कमेंट से नाराज़ नहीं हूँ, बहुत अच्छी कमेंट है, बहुत प्यार से उन्होंने कहा। तो मेरी कोशिश रहेगी फिर आप लोगों के लिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा PNL देखें तो आप तारीफ़ करें, क्योंकि मेरे ऊपर पहले भी एक बार बहुत गंदी नज़र लग चुकी है। मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट करता था मार्केट में, फिर अचानक से मेरा लॉस शुरू हुआ, और ऐसा लॉस शुरू हुआ कि लॉस ही लॉस हो रहा था। मैंने अगर 4 स्टॉक में भी एंट्री बनाई है तो चारों के चारों मेरे लॉस में जा रहे थे। तो ये चीज़ें भी मेरे साथ शुरू हो गई थी, तब से मैंने अपना PNL दिखाना ही बंद कर दिया, और मैंने बताना ही बंद कर दिया कि मैं फ़ायदा करता हूँ नुकसान करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा था तब से। लेकिन कुछ लोग हैं जो PNL देखना ही चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो एंट्री एग्ज़िट देखना ही चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो ये चाहते ही हैं कि आप एंट्री बनाते हो या नहीं बनाते हो वो हमें आप कंफर्म करके दे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं मंडे से आपके साथ अपनी डेली ट्रेड का प्रॉफिट भी शेयर करूं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना, और इंस्टाग्राम पे भी आप बने रहें, काफ़ी चीज़ें अभी और भी होने वाली हैं। ग्रुप के बारे में भी बातचीत की थी, वो भी बहुत जल्दी बनेगा टेलीग्राम पर, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अभी ना बनाने का रीज़न ये है कि अभी मेरा थोड़ा ड्यूटी का टाइम भी रहता है, थोड़ा मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ भी बहुत जल्दी होगी। चलिए फिर मिलते हैं।